मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल आइल्स विद सैफी सर क्लासेस में। और आज हम यहां पर उपस्थित आपके सामने हुए हैं एक विद्यार्थी का रिव्यू लेने के लिए, जिन्होंने हाल ही में अपना टेस्ट दिया है, जिनका नाम नैन्सी है। तो आइए जानते हैं नैन्सी की कहानी, नैन्सी की जुबानी, किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की है, कितना समय उन्होंने अपने घर पर दिया है इस पढ़ाई को, कितना समय उन्हें इंस्टीट्यूशन पे मिला है और कितना समय उन्होंने सारा व्यतीत किया है। तो आइए जानते हैं। चलिए नैन्सी, जरा बताइए थोड़ा अपने बारे में और टेस्ट के बारे में, और कितना समय आपने स्पेंड किया है। Hello guys, first of all my name is Nancy and I achieved my desired band score 6.5 in IELTS exam। मैंने अपनी प्रैक्टिस नवंबर में स्टार्ट की थी और करीबन मैंने 19 जनवरी को अपना पेपर दिया था और उसके बाद मेरे को अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव हुआ है। मैंने जितनी भी प्रैक्टिस की है वो सारे इंस्टीट्यूट पे की है, क्योंकि घर पे मेरे पास इतना एनफ टाइम नहीं होता था कि मैं अपना बैंड स्कोर अच्छे से अचीव कर पाऊँ। तो मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अपनी प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट पे करती थी और कम से कम भी 4-5 स्पीकिंग डेली देती थी। और उसके बाद मैं अपने राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 दोनों मॉड्यूल को साथ में लेकर चलती थी और 2 से 4 बार उनकी प्रैक्टिस दिन में करके जाती थी। वेरी नाइस। तो देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहानी, ये जो स्लोगन है, ये नैन्सी ने सिद्ध किया है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप अपना बैंड स्कोर, और जिस भी फील्ड में प्रैक्टिस करते हो उतनी ही अच्छी आप अचीव करते हो। तो नैन्सी, एक सवाल आता है बच्चों का कि राइटिंग टास्क 2 को करते वक्त हमें किस तरीके का अपना जो माइंडसेट है वो रखना पड़ता है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अचीव करना होता है, आपकी क्या सलाह होगी इसमें? जैसे भी हमारा जो भी क्वेश्चन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम अगर रीड अच्छे से करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हम करते हैं कि थॉट मेंटेन हो सके। उसके बाद अपना एक ओपिनियन सेट कर लेते हैं, एक व्यू सेट कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उनके साथ फिर आप अपने सपोर्टिव आइडियाज को लेके चलो। उसके बाद अपना अच्छे से जितना भी अच्छा उसको एक्सपेंड कर सकते हो, जितना अच्छा उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, जितना अच्छा उसका रिव्यू दे सकते हो। हर चीज एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ होती है, क्योंकि जितना भी जैसे भी हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे क्लियर थॉट होंगे, उतना ही अच्छा हमारा एक राइटिंग टास्क 2 सेट होगा। क्योंकि हर चीज में विदाउट प्लानिंग तो कुछ भी नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में मैं तो यही बोलूंगी कि जैसे मैं करती थी, पहले क्वेश्चन को अच्छे से सेट करती थी, उसकी अच्छे से रीडिंग करती थी, उसको समझती थी कि उसमें एग्जैक्ट दिया क्या है। उसके बाद मैं अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ फिर उसको अपना पूरा राइट करती थी। और राइटिंग में मेरा बैंड 6.5 है और इस फॉर्मेट से मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है और डेली मैं अपना कम से कम भी 2 या 3 ऐसे तो हाथ से जरूर निकालती हूँ। तो देखिए गाइस, जब अगर राइटिंग टास्क 2 की बात आती है, ऐसे लिखने की बात आती है, तो केवल आइडियाज का होना ही सफिशिएंट नहीं होता। उसके साथ साथ आपको जरूरी है कि आप सपोर्टिंग आइडियाज पे भी मेहनत करें, जहां लिंकिंग डिवाइसेस का आप प्रयोग कर सकते हैं, पैसिव वॉइस का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है जो हमारे एक विद्यार्थी ने भेजा है, दैट हाउ डिड यू मेक क्यू कार्ड्स। आपने क्यू कार्ड्स कैसे बनाए हैं? क्योंकि क्यू कार्ड में बहुत से बच्चे हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, आइडियाज नहीं मिल पाते, बोलते हैं तो 1 मिनट के अंदर रुक जाते हैं। तो आपने उस चीज को कैसे टैकल किया? जब मैं पहले स्टार्टिंग में क्यू कार्ड बनाती थी तो मेरी भी सेम यही हालत थी, बट फिर मैंने अपने टीचर्स के साथ इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने जैसे कि मेरे को कुछ कुछ आइडियाज बताई टॉपिक से रिलेटेड। पहले मैं अपनी जर्नल लाइन सेट करती हूँ, उसके बाद जो अगर 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, एटलीस्ट तीनों क्वेश्चन को इतना अच्छे से उसका आंसर विद रीजन देती हूँ कि वो कम से कम भी 25 से 30 सेकंड का कवर हो जाए। और उसके बाद अगर आप अपने आंसर को अच्छा देते हो, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट भी आंसर देते हो, तो आपकी ऑटोमेटिक 2 मिनट से ज्यादा भी आप बोल सकते हो। तो अब जब मैं क्यू कार्ड बनाती हूँ तो मैं 1 मिनट में देख के तभी अपनी प्लानिंग कर लेती हूँ कि कैसे क्या सेट करना है, कैसे क्या क्वेश्चन बोलना है, कैसे क्या वो करना है। हर चीज के लिए जैसे कि मैंने राइटिंग टास्क में बताया था कि प्लानिंग के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। आपको पहले ही सोच के रखना है कि ऐसे करना है। और वन मेन थिंग कि उसमें अपना आपको ईडीएम और कनेक्टर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट ईडीएम और कनेक्टर आपका 0.5 बैंड लेस हो जाता है। तो देखिए गाइस, क्यू कार्ड को लेकर के आपके कनेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, राइटिंग टास्क 2 को लेकर के आपके कनेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, सिनोनियम्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आइल्स इज इक्वल्स टू सिनोनियम्स, आइल्स इज इक्वल्स टू सपोर्टिंग पॉइंट्स। अगर ये आपके अच्छे हैं तो आप अपना डिजायर्ड बैंड को जरूर अचीव करते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है थोड़ा लिसनिंग को लेकर के। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपके मॉक टेस्ट वगैरह में हमारे यहाँ पर अच्छा स्कोर जाता था, हमेशा 38 नंबर, 39
या फिर 9 बैंड का ही स्कोर रहता था। तो आपने उस चीज को, जो आपकी एक प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को समझने की, वो उस चीज से आप कैसे उभरे? कैसा ओवरऑल लिसनिंग का एक्सपीरियंस रहा आपका? लिसनिंग में सबसे ज़्यादा होती है कि सुनने की पावर आपकी कितनी है, आपका कंसंट्रेशन कितना है, फोकस कितना है। और अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हमारी बोलने की लैंग्वेज और जो फॉरेनर का एक्सेंट होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम बीबीसी न्यूज़ पे जाते हैं या फिर हम अपना न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि क्या प्रोनाउंसिएशन है, कैसे क्या सुनना होता है। क्योंकि उनका जो सिमिलर वर्ड होता है, जैसे कि ए आर, इन दोनों में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और उस चीज के लिए सबसे ज्यादा तो बीबीसी न्यूज है, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आपको कैसे बोलना है, क्या सुनना है। और अगर आप फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ लिसनिंग करते हो, तो लिसनिंग एक सबसे इजी मॉड्यूल है इसमें, जिसमें इंसान 7 to 9 बैंड स्कोर डेफिनेटली अचीव कर सकता है। ओके, तो चलिए अब हमें बताइए कि आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने इस संस्था का? आपको ये संस्था कैसी लगी? आपका प्रति टीचर का क्या बिहेवियर था? विद्यार्थियों का क्या बिहेवियर था? क्या डिसिप्लिन था क्लास में या नहीं था? या फिर जब मर्जी आए तब आ गए, जब मर्जी आए तब चले गए? ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या था? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जो भी अगर मेरे को कोई डाउट्स होते थे, टीचर्स का नेचर बहुत सपोर्टिव था, वेरी फ्रेंकली। एंड उनके मतलब कि जितना भी जो भी डिस्कस करना होता था, कभी भी कॉल करनी होती है या कभी भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना होता है, वो हमेशा अवेलेबल होता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सुबह 8 बजे आती थी और 4 बजे जाती थी, तो मेरे टीचर्स का मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि वो मेरे को स्टार्टिंग से सुबह 8 बजे से 4 बजे तक कंटिन्यू मैं स्टडी में रहती थी, क्योंकि मेरे पास घर पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, और होप सो किसी के पास भी नहीं होता, घर पे बिल्कुल जाके बिल्कुल। इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो डेट्स वाई मतलब कि जो फैकल्टी थी सारा बहुत अच्छा था, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सो वुड यू थैंक यू। रिकमेंड आवर इंस्टीट्यूट? Yes, definitely. I recommend your institute because it is very good, and hope आप सब अपना बैंड स्कोर जल्दी से जल्दी अचीव करें, टाइम वेस्ट ना करें। Join American Institute for your best future. Thank you. So guys, this was the review. This was the overall story of our student Nancy. She was really a bright student of our institute and she achieved her desired band score. तो guys, मेरा एक कहना था आप लोगों से, एक बात मुझे ये करनी थी कि अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी भी संस्था का एक आप पार्ट हैं, और इवन देन आप कोई भी स्पीकिंग टेस्ट अपना देना चाहते हैं या अपने आप को जज करना चाहते हैं, आपका रिसेंटली कोई टेस्ट आ रहा है और आप उसके लिए नर्वस हैं थोड़ा, क्योंकि देखिए स्पीकिंग टेस्ट जो होगा वो आपका एक अनजान स्पीकर ही लेगा, अनजान एग्जामिनर ही लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें, आप अपने आप को एनालाइज करें, देन वी आर ओपन फॉर यू। हमारा जो ऑफिस है वो आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेगा, राधा स्वामी टावर के एसबीआई बैंक के ऊपर, मेन सुभाष चौक, आइल्स विद सर क्लासेस। तो मैं आपके स्वर्ण भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।